एनोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिपेंड्स ऑन। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें क्या करना है कि जो मास है वो एनोड पे कितना जमा होता है उसका रिलेशन बताना है। वो किस पे एक्चुअली में डिपेंड करता है, इन चारों ऑप्शंस में से ये मास डिपेंड करेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। फार्मूला क्या है, आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो पता होगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। ये लॉ क्या कहता है कि जो भी मास एनोड पे डिपॉजिट होगा वो जेड आई टी के इक्वल होगा, जहाँ पे आई जो है करंट की वैल्यू होती है और टी टाइम होता है जितना टाइम के लिए हम लोग करंट पास करवा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो मास है एनोड पे वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं मास इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी। तो ये हमारा बी ऑफ द कोल्ड जंक्शन। देन अब हमें क्या बात क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो थीटा आई है और जो न्यूट्रल टेम्परेचर है वो थीटा एन है और जो कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर दिया हुआ है वो थीटा सी है हमारा। तो हमें बताना है कि इन तीनों टर्म्स में क्या क्या रिलेशन होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही हम लोग सी बेक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इस इफेक्ट में क्या होता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये टेम्परेचर जो बात कर रहे हो वो क्या क्या होता है। तो इस इफेक्ट में हम लोग जो टेम्परेचर की बात करते हैं वो हॉट जंक्शन के टेम्परेचर की बात करते हैं। तो इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो थर्मो ईएमएफ होता है वो साइन चेंज करने लगे, यानी कि थर्मो ईएमएफ जो होता है वो साइन चेंज करता है उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे चेंज करता है वो थीटा आई कहलाता है, ठीक है। वैसे ही न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो थर्मो ईएमएफ है ये मैक्सिमम हो जाता है और ये मैक्सिमम होता है किस टेम्परेचर पे, थीटा एन पे, मतलब वही चीज़ है। तो अगर हमें थीटा सी जो है वो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन दिया हुआ है तो हमें इसको किस तरीके से रिलेट करते हैं, ये रिलेशन होता है थीटा एन माइनस थीटा सी इज इक्वल टू थीटा आई माइनस थीटा एन। ये हमारा मेन इक्वेशन होता है इस केस में, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के बेस पे हम लोग इनका रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 थीटा एन इज इक्वल टू थीटा आई प्लस थीटा सी। ये कोई ऑप्शन है क्या, नहीं ये नहीं है, ये इस फॉर्म में है, थीटा एन इज इक्वल टू थीटा आई प्लस थीटा सी बाई 2। ये ऑप्शन हमारा सी सही। हमें दिया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर का जो वायर का लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है और जो ईएमएफ है उसके स्टैंडर्ड सेल का उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्टेज जो है वो ई वोल्ट्स दिया हुआ है। इट इज एम्प्लॉयड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। हम इस पोटेंशियोमीटर का यूज किसी बैटरी का ईएमएफ को मेजर करने के लिए कर रहे हैं जिसका कि इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम है और उस जो बैटरी है जिसका हम लोग मेजर करना चाहते हैं ईएमएफ, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम दिया हुआ है। इफ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, अगर हमें जो बैलेंस पॉइंट मिला पोटेंशियोमीटर का वो L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पे मिला फ्रॉम द पॉजिटिव एंड वाले बैटरी के पॉजिटिव एंड से द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज। तो हमें जिस बैटरी की ईएमएफ कैलकुलेट करनी थी वो ईएमएफ कितनी होगी वो हमें बताना है। जहाँ पे
I इज द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर। और ये I जो है, इस आप देख रहे होगे यहाँ पे I का यूज किया गया इस ऑप्शन में। ये जो I है वो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट की वैल्यू है। तो हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रेसिस्टर लगा दिया है और यहाँ पे हमारा ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ है और इसकी जो ईएमएफ दी हुई है वो ई वोल्ट्स दी हुई है। अब इसके अक्रॉस हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, एक वायर को, थोड़ा थिक वायर होता है ये। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर का वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ क्या है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि L इज इक्वल टू जो है वो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी को जिसका कि ईएमएफ हमें फाइंड करनी है। इसका कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी है 0.5 ओम का। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है ये 30 सेंटीमीटर पे मिलता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज जो है वो भी मान लेता हूँ। ये 0.5 ओम दिया हुआ है। तो हम पोटेंशियोमीटर वायर में इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन कब होगा, जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा दोनों तरीके से। यानी कि अगर इस ब्रांच में करंट की वैल्यू I है तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसमें तो I ही फ्लो करेगा। अगर इसमें नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये I ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप इस रेसिस्टेंस के थ्रू होगा, इस लेंथ ऑफ वायर के थ्रू होगा, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसके थ्रू भी होना चाहिए और इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंट कॉज होगा वो केवल V से होगा। यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस का कोई रोल नहीं है क्योंकि इस ब्रांच से तो करंट की वैल्यू जो है वो 0 है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा वो केवल इस बैटरी के कारण मिलेगा और इस बैटरी के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस करंट के कारण, करंट के फ्लो के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये 30 सेंटीमीटर में उसके इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि इसके थ्रू जो ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, 30/100 इंटू E। ठीक है, हमारा ये जो पूरा रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस से पूरा E पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर से कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, 30/100 इंटू E, और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर भी हो गया। 50 ohm resistance is capable of detecting current as low as 10⁻⁻5 ampere is connected with a thermocouple. The smallest temperature difference that can be detected by this system is okay. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो थर्मो EMF है ऑफ ए थर्मोकपल का वो कितना गिवन है, 25 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस एट ए रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है ओके और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 40 ओम। ओके, तो यहाँ पे देखो एक गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे हमारा ओके और यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस गिवन है वो गिवन है हम लोगों को कितना, 40 ओम। ओके, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये गिवन है कितना, 40 ओम रेजिस्टेंस गिवन है इस गैल्वेनोमीटर का। यहाँ पे ये हमारा गैल्वेनोमीटर है ओके। आगे बोला है कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग करंट एज लो एज 10⁻⁻5 एम्पियर। ओके, तो इसमें जो करंट है हमारा ये कैपेबल है इस स्मॉलेस्ट लो करंट को डिटेक्ट करने के लिए। करंट की वैल्यू यहाँ पे देखो I वो कितना गिवन है, 10⁻⁻5 एम्पियर। ओके, द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस सिस्टम। ओके, तो बताना है कि स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा जो ये हमारा डिटेक्ट कर सकता है। तो थर्मो EMF जो है थर्मोकपल ओके, इसका थर्मो EMF यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, थर्मो EMF
वो कितना है 25 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये कनेक्टेड है किससे, 40 ओम रेजिस्टेंस के एक गैल्वेनोमीटर से, जो कि कैपेबल है डिटेक्ट करने के लिए करंट कितना 10⁻⁻⁻⁵ एम्पियर। ओके, उसके साथ ये थर्मोकपल कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे देखो इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको पहले देख लेते हैं वो कितना होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप across the galvanometer। सो Pg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू आर। सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा Pg वो आ जाएगा I कितना गिवन है 10⁻⁻⁵ और इंटू में 40। ओके, ये गिवन है। तो Vg इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं देखो 4 और इनटू में 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ओके, तो ये जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, देन ये फिर कनेक्टेड है इस थर्मोकपल से। तो यहाँ पे देखो जो थर्मो ईएमएफ है फिर थर्मोकपल का वो 25 माइक्रोवोल्ट है। ओके, तो इसको अगर मैं माइक्रो में कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये उसी के साथ कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली सेम यूनिट में होगा, तो इसको लिख सकते हैं 400 इंटू में 10⁻⁶ वोल्ट, 6 वोल्ट ऐसे लिख सकते हैं। और वी कैन से Vg इज इक्वल टू 400 माइक्रोवोल्ट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वो आ रहा है यहाँ पे हमारा 400 माइक्रोवोल्ट। ओके, और थर्मो ईएमएफ जो है यहाँ पे हमारा कितना है 25 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 25 माइक्रोवोल्ट जो है वो उसमें सेल्सियस कितने हैं 1 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, तो 1 माइक्रोवोल्ट कितने पे हो जाएगा, 1 माइक्रोवोल्ट हो जाएगा 1/25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और 400 माइक्रोवोल्ट पे करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, क्योंकि 400 माइक्रोवोल्ट पे हमें देखना है, तो 400 माइक्रोवोल्ट पे देखो कितना आ जाएगा 1/25 और इनटू में आ जाएगा यहाँ पे हमारा 400। ओके, कितना आ जाएगा 400। तो अब यहाँ पे देखो ये कितनी बार जाएगा डिग्री सेल्सियस, तो 25 ये जाएगा 25। ओके, और यहाँ पे ये बच जाएगा 16। ओके, क्योंकि देखो 25 4 जा 100 और 4 बचेगा यहाँ पे, तो 4 4 जा 16, तो 400 जो माइक्रोवोल्ट है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सिंपली यहाँ पे मैंने यूनिटरी मेथड को यूज किया है। ओके, कि 25 माइक्रोवोल्ट में 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 माइक्रोवोल्ट में कितना आ जाएगा 1/25 डिग्री सेल्सियस, तो 400 माइक्रोवोल्ट आ रहा है यहाँ पे हमारा अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और यही गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था इस थर्मोकपल से, तो ये स्मॉलेस्ट टेम्परेचर कितना हो जाएगा 400 माइक्रोवोल्ट पे 16 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस सिस्टम इज 16 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है 0.13 ग्राम इन 30 मिनट्स। हमें जो है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डैनियल सेल है उस पे उसका निगेटिव जो जिंक पोल बना हुआ है उसका मास जो है वो डिक्रीज कर जाता है 0.13 ग्राम से 30 मिनट में। ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है कि 30 मिनट्स में हमारा जो जिंक का मास है वो कम हो गया 0.13 ग्राम से। ये कब हुआ, जब हम इस पोल का यूज कर रहे थे करंट पास करवाने में सर्किट में, और वो करंट क्या था हमने कांस्टेंट रखा था। ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में। तो अब हमें बताना है आगे क्या कह रहा है। इफ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक एंड कॉपर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो दिया हुआ है जिंक का और कॉपर का अलग अलग दिया हुआ है। जिंक का 32.5 और कॉपर का 31.5 respectively. The increase in the mass of the positive copper pole in this time is, तो हमें इसी टाइम में जो पॉजिटिव कॉपर पोल है डैनियल सेल का उसका इंक्रीज इन मास जो है वो कितना होगा ये बताना है।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या पता है कि मास जो होता है वो Z इंटू आई इंटू टी होता है, या फिर इसी को हम लोग Z इंटू क्यू लिखते हैं, टोटल चार्ज फ्लोन। तो ये I इंटू टी के इक्वल हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, मास ऑफ जिंक जो होगा वो हो जाएगा Z ऑफ जिंक इंटू करंट कांस्टेंट रखा गया है सर्किट में, और टाइम जो है वो 30 मिनट्स है, तो 30 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा। वैसे ही हमें क्या मिलेगा कॉपर के लिए, ये मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इंटू सर्किट में करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट रखी गई है, मैंने उसको आई मान लिया, और टाइम भी इसके लिए भी सेम ही है। क्वेश्चन में कहा है कि इसी टाइम में कितना पॉजिटिव कॉपर पोल पे मास डिपॉजिट होगा वो बताना है। तो आप इन दोनों को क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ जिंक बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू Z ऑफ जिंक बाय Z ऑफ कॉपर। ये हमें इम्पोर्टेंट रिलेशन मिल गया। अब इसमें हमें तीन चीज पता है। कौन कौन सी चीज पता है, मास ऑफ जिंक पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर पता है। तो मास ऑफ कॉपर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, लिख लेंगे हम लोग मास ऑफ जिंक इंटू Z ऑफ कॉपर बाई Z ऑफ जिंक। अब ये सारे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये है 0.13 ग्राम इंटू Z कितना दिया हुआ है कॉपर का 31.5 दिया हुआ है, और नीचे में ये है 32.5। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग 0.126 ग्राम आ जाएगा। इस वाले से जस्ट थोड़ा सा कम आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया।